नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। अनलॉक की प्रक्रिया राज्यों ने शुरू जरूर की है। दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा भी सामने है। और अगर तीसरी लहर से बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहने। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की योग पर एक सलाह के बाद अब विवाद शुरू हो गया। अभिषेक मनु सिंघवी योग में ओम के उच्चारण पर उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करके लिखा कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। अब योग को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने विवादित ट्वीट किया। हमारे साथ है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी। प्रवेश जी, एक विवादित ट्वीट किया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि ओम का नाम लेने से ना योग की शक्ति कम होगी और ना अल्लाह के नाम लेने से ज्यादा हो जाएगी। क्या माना जाए कि फिर से धर्म से जोड़ा जा रहा है पूरे इसको? देखिए, योग तो ना तो वो अल्लाह के लिए है और ना वो हिंदुओं के लिए है। योग इस दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पिछड़ी जाति से है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। आज कोई केवल भारत योग दिवस नहीं है, आज विश्व योग दिवस है। इनको इस बात से परेशानी है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो काम कोई नहीं कर पाया, कैसे मोदी जी ने योग को पूरे विश्व में फैला दिया और पूरा विश्व आज योग कर रहा है। तो वो भारत का नाम लेता है, मोदी जी का नाम लेता है कि उनकी वजह से हमको इसके बारे में पता लग पाया। तो इनको वो परेशानी है और इनको ये परेशानी है कि 7 साल हो मोदी जी की सरकार में अभी तक हिंदू मुसलमानों का दंगा क्यों नहीं हुआ। इनके कांग्रेस के राज में हर साल दंगा होता था, मगर 7 साल में दंगा नहीं हुआ। ये आपस में लड़ क्यों नहीं रहे? तो ये इनको परेशानी है। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं और जसप्रीत कौर हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। जसप्रीत का जल्दी से रुख कर लेते हैं। जसप्रीत, क्या कोई रिएक्शन, क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक इस विवाद पर सामने आई? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त पतंजलि योगपीठ में ही मौजूद हूं और अब से कुछ देर पहले स्वामी रामदेव से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है। ऐसे मौके पर इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो ऐसे बोलते हैं उनको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए और सबको योग करना चाहिए। जो अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है उस पर जो यहाँ पर स्वामी रामदेव के सहयोगी हैं या फिर जो शिष्य हैं उनमें नाराजगी है, क्योंकि इसमें ओम और अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसको धर्म से जोड़ा गया है। ऐसे वक्त में जब योग ने भारत को एक अलग पहचान दिलाई है और जो पीएम मोदी ने संबोधन भी दिया था कि योग सबको एक साथ जोड़े रखता है, योग हमारी ताकत बनता है, और ऐसे वक्त में जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ना तो ओम के उच्चारण से योग की शक्ति बढ़ेगी और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी, तो ऐसे मौके पर जब उन्होंने बयान दिया है तो इतना जरूर है कि लोगों में नाराजगी काफी ज्यादा है कि इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। और अगर वो इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, क्योंकि इस वक्त कोरोना का समय है, मुश्किल हालात से हम लोग जूझ रहे हैं और जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो योग करने की सलाह दे रहे हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी आयु वर्ग का हो, चाहे फिर वो 2 साल का बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग हो। और अंतर्राष्ट्रीय अगर हम देखें पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है, योग का डंका बजा है। ऐसे वक्त में अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से हरिद्वार में नाराजगी है। अर्पिता। विक्रांत, क्या मतलब, क्या मायने इसके निकाले जाएं कि आखिरकार क्यों इस तरीके की बयानबाजी आज के दिन जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं, ये बात सामने आई है? जसप्रीत, ये भी जानकारी मिल रही थी कि रामदेव बाबा भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब से थोड़ी देर में आप बात भी करने वाली थी, क्या अपडेट? अर्पिता, देखिए हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही कहा ऑफ कैमरा, उन्होंने कहा कि जो भी ऐसे बयान दे रहे हैं उनको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के ट्वीट के प्रति एक उनका अपना एजेंडा हो सकता है जिसको वो पूरा नहीं करने देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्वामी रामदेव, हम पतंजलि में ही हैं और सुबह से हमने उनके कार्यक्रम को लाइव कवर किया है। कल लगातार उन्होंने 14 घंटे तक योग किया था और वो लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि जो वसुदेव कुटुंबकम का सपना था उसको साकार करने की भारत की कोशिश है और काफी हद तक हम कामयाब भी हुए
हैं क्योंकि आज हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं अर्पिता, और इस बार की तो थीम ही है योगा फॉर वेलबींग, यानी कि स्वास्थ्य के लिए। और कोरोना काल में हमने समझा कि स्वास्थ्य के लिए हमें योग करना होगा। ऐसे वक्त में अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट के जरिए बयान दिया है और उन्होंने ये कहा कि ओम का उन्होंने इस्तेमाल किया है और अल्लाह का इस्तेमाल किया है, यानी कि सीधे सीधे उन्होंने योग को धर्म से जोड़ा है। और जो सभी लोग हैं जो यहाँ पर हरिद्वार में जो आचार्य हैं, जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो यही कह रहे हैं कि योग को किसी एक धर्म से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, ये सभी के लिए है, ये पूरी दुनिया के लिए है। जसप्रीत रहिए आप जरा साथ। अब से थोड़ी देर पहले इस पर रामदेव की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने क्या कहा आज के इस दिन पर, इस तरीके के ट्वीट पर, जरा सुनिए। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। विक्रांत भी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, ऐसे वक्त पर जब आज देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व इस वक्त मना रहा है, ना सिर्फ हमारा देश, इस तरीके के ट्वीट अभिषेक मनु सिंघवी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अब इस मामले में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि ओम और अल्लाह से जोड़ना योग को, ये कतई भी जो बीजेपी और तमाम लोग हैं उनका ये कहना है कि किसी भी तरह से इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ओम को किसी एक धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता जिस तरीके से योग को किसी एक धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ओम को लेकर के लोगों की अपनी मान्यता है और उनका ये कहना है कि ये शब्द किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक सोच है। और कई बार ये वैज्ञानिक जांचों में भी ये साफ हो चुका है। बीजेपी और उसके तमाम नेताओं का कहना है कि कई वैज्ञानिक जांचों में ये साबित हो चुका है कि ओम का जब सही उच्चारण किया जाता है तो उससे रक्तचाप और इस तरीके के जो तमाम दिक्कतें होती हैं उससे कमी भी मिलती है, उससे फ़ायदा मिलता है। तो इस तरीके का ट्वीट करना, वो भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, अल्लाह और ओम इसको जोड़ना योग से, ये केवल और केवल राजनीतिक विवाद पैदा करने की एक कोशिश थी और बीजेपी इसे उसी तरीके से देख रही है। यही कारण है कि तमाम नेताओं के बयान भी अब सामने आ रहे हैं। रहिए जरा आप साथ। अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवा दें। योग दिवस के दिन अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने, उनका बयान है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। मुझे लगता है इन लोगों का दिमाग ही जो है ये संकुचित है। बराबर ऐसी बातें करना जिसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़े, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए, ये ओम कोई हिंदू का नहीं है, उनको शायद ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान होता तो ये नहीं बोलते। धार्मिक चीज़ों को हम हर चीज़ में जोड़ने का काम करते हैं। योग और ओम का उच्चारण ये धर्म से अगर होता तो आज दुनिया भर के 190 देश, 90 से ज़्यादा देश जो वैज्ञानिक हैं, योग एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसी प्रकार से ओम का उच्चारण जो ब्रह्मांड तक ले जाने का वो एक वैज्ञानिक सिद्ध प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रकार से ओम के बारे में इस प्रकार की गलतफहमी और लोगों में भ्रम फैलाने का जो बात है, लगता है उनके संकुचित मानसिकता का ये परिचय है। विक्रांत, अश्विनी चौबे तो ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश है। वो लोग जो अब योग से सीधे जुड़ रहे हैं, उनके मन में आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, इस तरीके का कोई विवाद खड़ा ही नहीं होना चाहिए था योग दिवस के दिन, क्योंकि भारत की पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तय हुआ था। भारत की एक बड़ी सफलता इसे माना गया था। उसके बाद से हर साल दुनिया भर के तमाम देश योग दिवस 21 जून को मनाते हैं और इस दिन बड़े पैमाने पर यौगिक क्रियाएं अपने अपने देशों में की जाती है। तो इस समय इस विवाद को खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं था और जिस तरफ हम इशारा कर रहे थे वही बात अश्विनी चौबे ने भी अपने बातचीत में कही। जब हमारे सहयोगी रवि सिंह ने उनसे बात की तो उन्होंने भी उसी तरफ इशारा किया कि योग या ओम, इसको आप किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते और जिस तरीके से ट्वीट किया है ये ठीक दिशा में किया हुआ ट्वीट नहीं है और ज़बरदस्ती योग और योगिक क्रियाओं को धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई है, जो पूरी तरीके से अनुचित है। बिल्कुल, तो अब देखिए तमाम सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। विक्रांत, एक बड़ा सवाल तो ये कि क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस के और बड़े नेताओं की अभी तक आई? क्या वो इत्तेफाक रखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट से?
देखिए, इस खास बात यह है कि अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी का जब से ट्वीट आया है कांग्रेस के की आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आधिकारिक कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर कुछ बताएं कि पार्टी की क्या राय है, क्या पार्टी इस पर ऐसा ही सोचती है जैसा अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। जाहिर बात है कि ये एक ऐसा ट्वीट है जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी को भी ये मालूम है कि इसमें राजनीतिक विवाद बढ़ने की गुंजाइश है और वो भी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। लेकिन क्योंकि ट्वीट पार्टी के बड़े नेता की तरफ से आया है और उन्होंने दोनों ही चीज़ों को जोड़ा है, ओम को भी जोड़ा कि ओम अगर उसमें जोड़ेंगे तो शक्ति ज़्यादा नहीं होगी और अल्लाह अगर जोड़ेंगे तो कम नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक विवाद जरूर खड़ा हो गया है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अभी तक पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आई है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो एक नया विवाद शुरू किया अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट से, जिसमें उन्होंने लिखा कि ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अब इसको लेकर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। रामदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरीके की बातें नहीं की जानी चाहिए ऐसे वक्त पर जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग की अहम जो है वो पहुंच रही है अहमियत, और उसको समझना हर देश के नागरिक के लिए जरूरी है। उधर शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे की चिट्ठी उनको लिखी। चिट्ठी में शिवसेना विधायक ने लिखा कि एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में सरनाइक ने यह भी लिखा कि अगर उद्धव पीएम मोदी से मिले तो शिवसेना को फायदा होगा। तो शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को दरअसल चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में शिवसेना विधायक ने लिखा कि एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। चिट्ठी में यह बात भी लिखी गई कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जिसका ऐलान थोड़ी दिन पहले कांग्रेस की तरफ से किया भी गया था। इस तरीके की बातें कांग्रेस खेमे से आई थी। वहीं एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, ये सरनाइक की चिट्ठी में लिखा गया। साथ ही साथ इस चिट्ठी में आगे लिखा गया कि अगर उद्धव पीएम मोदी से मिले तो शिवसेना को इससे फायदा होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को यह चिट्ठी लिखी है। प्रताप सरनाइक की चिट्ठी के मुद्दे पर शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने क्या कहा, जरा सुनिए। सरनाइक शिवसेना के वरिष्ठ विधायक हैं। प्रताप सरनाइक हमारे परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, शिवसेना परिवार के। प्रताप सरनाइक और उनका पूरा परिवार आज बहुत ही तकलीफ में है। आपको मालूम है उनके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसी को जिस प्रकार से लगाया है, तो मैं जब देखता हूं और सोचता हूं तो किसी भी परिवार के ऊपर इस प्रकार का संकट नहीं आना चाहिए। राजनीतिक संकट हो तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार से, लेकिन इस घड़ी में, इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, पूरा ठाकरे परिवार, हमारी पूरी शिवसेना परिवार प्रताप सरनाइक के साथ खड़ी है, उनके पीछे खड़ी है और जो भी हम उनको मदद कर सकते हैं हम कर रहे हैं। तो संजय राउत को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने अपने बयान को प्रताप सरनाइक की चिट्ठी के बाद लिखा है। आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, से किस तरीके की उठक पटक इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में देखी जा रही? जी, महाराष्ट्र की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। भले ही कहा जाता रहा है कि सब कुछ ठीक है। जिस तरह से प्रताप सरनाइक की चिट्ठी आई है उसमें उन्होंने साफ तौर पे जो है इशारा कर दिया है कि मुख्यमंत्री एनसीपी और कांग्रेस दोनों चाहते हैं। एक तरफ जो है कांग्रेस ये कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वही दूसरी तरफ प्रताप सरनाइक की चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि एनसीपी लगातार शिवसेना के जो नेता हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लगता है मानो कि वो केंद्र सरकार से पहले ही मिले हुए हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि सेना के लोग, जो सेना के नेता हैं, वो जो है उनके लिए सहूलियत तब हो पाएगी जब उद्धव ठाकरे इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री से मिले और अपने रिश्तों को वापस बेहतर करते हुए वापस उसी सरकार का गठन करें जिसके तहत जो है पहले सरकार चलती रही है। लिहाजा ये चिट्ठी कई मायनों में अंदर की जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर
सवालिया निशान खड़ा करती है कि जिसमें कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अहम बात यह है कि प्रताप सरनाईक खुद 175 करोड़ रुपयों के जो स्कैम के मामले में ईडी में प्रवर्तन निदेशालय की इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें फंसे हुए हैं। उनके बेटे विहांग का भी भूमिका उभर कर सामने आई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसी की वजह से ये चिट्ठी आई है। लगातार जो प्रेशर है उसी की वजह से वो कहीं न कहीं निजात चाहते हैं और ऐसे में वो ये चिट्ठी लिख रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री को ये बात पता चल सके, एक बार फिर से युति बन सके और उनकी तकलीफें कम हो सके। तो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन। ठीक है आशीष, रहिए जरा आप साथ। अब आपको महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख का इस मामले पर क्या कहना है वो सुनवाते हैं। शेख जी हैं कैबिनेट मिनिस्टर। सर, आपसे जानना चाहूंगा, प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा, साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस एकला चलो रे के लाइन पे चल रही है, जिस तरह से एनसीपी है इन्वॉल्व और एक तरह से सेंट्रल एजेंसीज पीछे पड़ी हैं, ऐसे में भविष्य में शिवसेना को कहीं न कहीं वापस से उसी युति पे लौटना चाहिए ताकि लोग एक जो है आपात स्थिति से बाहर निकल सके। क्या कहेंगे? फिलहाल आपात स्थिति प्रेस के लिए कोरोना है या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि प्रेस को इतना इंटरेस्ट कैसे हो जाता है कि महाविकास क्या लोग चलने वाले हैं, टूटने वाले हैं, जरा सा कोई बोल देता है उसके ऊपर न्यूज बनती है। ना तो चुनाव है अभी, ना तो कोई मनभेद हुआ है, ना तो मतभेद हुआ है। सरकार 5 साल है, 5 साल चलेगी। ये लेटर तो सरनाईक जी का है ना, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कांग्रेस अपने पूरा जो लेटर है उसमें ये चीज कहा गया है कि कांग्रेस अपने एकला चलो रे की मूवमेंट है, एनसीपी के साथ रहना कहीं ना कहीं जो है दिक्कत दे रहा है, इसलिए युति में जाना चाहिए। उसमें ये भी तो लिखा है कि ये साथ में जुड़ जाओगे तो हमारी जान जो जा रही है वो तो बच जाएगी। उनमें ये भी तो लिखा है जो हमारी तरफ से ये जो इतने बाकी की एजेंसियां हमारे पीछे पड़ी है उससे भी हमें निजात मिलेगा, वो भी तो लिखा है। मीडिया ने वो भी जरा बताया। असलम शेख जी का कहना है कि जो प्रताप सरनाईक ने लिखा वो असल में एक परेशानी जो खड़ी की गई उसकी वजह से है। दूसरी तरफ सीएम जो है वो जो बात कर रहे हैं उसके पॉलिटिकल मायने जो है वो हर कोई अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से निकाल सकता है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। आशीष, देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें लिखी गई। आशीष दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। आशीष, मेरा सवाल आशीष दीक्षित से। आशीष, ये जरा बताइए, देखिए इस चिट्ठी में कई खास बातें लिखी गई। ये लिखा गया कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ना चाहती, जिसके संकेत कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे। ये भी कहा गया कि वो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार भी चाहते हैं, ये भी बात सामने है। लेकिन एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये भी एक प्रमुख बात चिट्ठी में लिखी गई। इसके क्या मायने? जी, साफ तौर पर एक नहीं तो बल्कि कई ऐसे उदाहरण हैं जब एनसीपी की तरफ से शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो नेता हैं, इन्हें स्थानिक लेवल पर एनसीपी में प्रवेश दिलाया गया। एक नहीं कई बार दिलाया गया, जिसके बाद अजीत पवार तक ये बात पहुंची जो मुख्यमंत्री हैं, और नाराज़गी उद्धव ठाकरे ने जाहिर की अजीत पवार के सामने। उसके बाद उन्हें फिर वापस शिवसेना में भेजा गया। ये बात साफ है कि एनसीपी में कई सारे शिवसेना के जो नेता हैं वो जा रहे हैं। लेकिन चिट्ठी में एक जो दूसरी लाइन लिखी है वो ये लिखी गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसीज है, ईडी है, एनआईए है, ये प्रताप सरनाईक के परिवार को काफ़ी ज़्यादा हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और बीजेपी के साथ अगर गठबंधन होता है तो ये परेशानी कम हो जाएगी। जाहिर तौर पर कांग्रेस और एनसीपी के जो नेता हैं वो इसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं। अर्पिता, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जांच एजेंसियों के द्वारा शिवसेना के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसी वजह से यह पत्र लिखा है। लेकिन पत्र में दूसरा पार्ट, पत्र का जो दूसरा भाग है वो साफ तौर पर यह है कि एनसीपी और कांग्रेस का पहले दिन से ये कहना था कि हम अकेले लड़ेंगे। ऐसे में शिवसेना को अपना एक स्टैंड लेना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा, ये लेटर जो है ये 9 जून को लिखा गया है और सीएम के ऑफिस में 10 जून को ये लेटर रिसीव हुआ है। आज करीब 11 दिन के बाद शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है। हालांकि आज शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ने यह कहा है कि पार्टी पूरी तरीके से प्रताप सरनाईक के साथ खड़ी है। आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि प्रताप सरनाईक ने अपने साथ अनिल परब और रविंद्र वायकर तक का नाम लिया कि उन्हें भी इस तरीके की परेशानी जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा दी जा रही है। लेकिन जब हमने उनसे आशीष, एनसीपी नेता मजिद मेमन के मुताबिक ये उद्धव सरकार
सरनाईक के पत्र को गंभीरता से नहीं लेगी, क्योंकि ये एक विधायक का निजी विचार है। मुझे लगता है ये एक विधायक का व्यक्तिगत का विचार है, सुझाव है, और जिसमें कोई ख़ास सच्चाई नज़र इस के प्रति किसी किस्म की सद्भावना नहीं है। यानी आशीष सिंह, एनसीपी की तरफ से तो बयान सामने आ गया, क्या शिवसेना की तरफ से कोई बयान सामने आया, या बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया हो? जिस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस कल एक समारोह में पहुंचे थे, जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई जो शिवसेना के नेता हैं वो चाहते हैं कि एक बार फिर से युति हो, एक बार फिर से जो है सेना और बीजेपी साथ में आए, और उसी के तहत जो है निजी विचारों के तौर पे ही सही प्रताप सरनाईक ने ये बात कही है। लिहाजा ये पत्र जो है उनके एक विधायक द्वारा उनके प्रमुख नेता को दिया गया है। ऐसे में पार्टी को, शिवसेना को ये फैसला लेना है कि आखिर उन्हें क्या करना है, उन्हें कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहना है या फिर जो है वापस युति की तरफ बढ़ना है। साफ तौर पे देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बात कही थी कि बहुमत होने के बावजूद भी एक वो जो है सरकार नहीं बना सके, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जरूरी बहुमत था वो उन्हें पूरा नहीं मिल पाया था। लिहाजा बड़ी पार्टी होने पे भी वो सरकार नहीं बना पाए थे। ऐसे में अगर सेना साथ में आती है तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। यानी अप्रत्यक्ष तौर पे जो बातें, एक निजी लेटर आता है विधायक का, प्रताप सरनाईक का, और फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष तौर पे जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस एनसीपी की भूमिका को लेकर। ठीक है आशीष, रहिए जरा साथ। इस पूरे मामले पर देखिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कहा, वो भी जरा आपको सुनवा दें। शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक को अभी जेल के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। आरोप ईडी और सीबीआई और पुलिस और कोर्ट पे कर रहे हैं। एनएसडीएल का घोटाला किया, एमएमआरडीए का घोटाला किया, प्रताप सरनाईक को जेल में जाना ही होगा। अनिल परब की भी यही अवस्था होने वाली है। समुद्र के किनारे पे रिसोर्ट बांधते और रिसोर्ट भी टूटेगा, अनिल परब भी जेल में जाएंगे। उद्धव ठाकरे की ये माफिया सेना की दयनीय अवस्था है। घोटाले करते समय आपको तपास यंत्रणा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की याद नहीं आई थी? और बड़ी खबर आ रही है इस बीच दिल्ली से। दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बैठक हो रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी इन दोनों की मुंबई में बैठक हुई थी, जिसको लेकर भी कई चीजें सामने आ रही थी कि आखिरकार ये क्या आगे की रणनीति तय करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो बड़ी खबर अब आ रही है दिल्ली से, जहां पर एनसीपी नेता शरद पवार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ये बैठक हो रही है। कुछ दिन पहले मुंबई में बैठक और उसके बाद आज दिल्ली में दोनों लोग मिले हैं, एनसीपी नेता शरद पवार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। ये मुलाकात दिल्ली में इस वक्त चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर एनसीपी नेता शरद पवार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बैठक हो रही है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, ये बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच ये बैठक शुरू हो गई है। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और करीब 3 घंटे तक बातचीत चली थी। तो ऐसे में माना जाना चाहिए कि भविष्य में अगर किसी तरह का एक फ्रंट तैयार होता है तो उसमें प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के तौर पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और शरद पवार की भूमिका तो हो गई ही उस फ्रंट में। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी बैठकें हो सकती हैं जो विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के तौर पे जिसे देखा जा सकता है। और प्रशांत किशोर का ये मानना रहा है कि तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो एकजुट हों तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को टक्कर दिया जा सकता है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज के डेट में थोड़ी कमजोर है मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे। तो ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा या तीसरा फ्रंट, कोई भी तीसरा विकल्प अगर मजबूत होता है तो उसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका होगी। और दिल्ली में बैठक का एक साफ मतलब यह है कि यहाँ से शरद पवार और एक खास संदेश देना चाहते हैं भविष्य के लिए कि आने वाले वक्त में
कोई एक तीसरा विकल्प बन सकता है। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब शरद पवार ने मीडिया के लोगों से बातचीत की थी, मुखातिब हुए थे, तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया था कि क्या तीसरा विकल्प हो सकता है, तो उनका जवाब यही था कि देखिए बार बार उनके सहयोग यानी जो विभिन्न पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि एक तीसरा विकल्प होना चाहिए, दूसरे की तरफ से कहा जाता है। शरद पवार इस पे स्पष्ट राय नहीं रखते और यूपीए चेयर पर्सन को लेकर भी उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है और न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी उन्होंने, जिसमें कहा था कि वो इस पद को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तीसरा विकल्प अगर बनता है तो उसकी संभावना से उन्होंने इनकार भी नहीं किया था। और आज जो प्रशांत किशोर के साथ बैठक हो रही है, इस बैठक में आने वाले वक्त की रणनीति जरूर तय होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जरूर है, लेकिन देश भर में कैसे बाकी पार्टियों को एकजुट किया जा सकता है, इस पे भी चर्चा होगी। बिल्कुल नीरज, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में बहने वाली कई नदियां उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। कई इलाकों में सैलाब आ चुका है। नदियों पर बने पुल बह गए, रास्ते जगमग हो गए। आपके सामने देश के अलग अलग हिस्सों की 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की, जहां पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। इस हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। एक बड़ा पत्थर वहां खड़ी एक कार के अगले हिस्से से जा टकराया, जिसके बाद यात्री काफी डर गए। दूसरी तस्वीर गुजरात के पाटन की, वहां भारी बारिश की वजह से सड़कें नदी में तब्दील हो गईं, जिनमें कई गाड़ियां फंसी दिखी। तीसरी तस्वीर पटना की, वहां बारिश का पानी थाने में घुस गया। थाने में करीब 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ गईं। चौथी तस्वीर यूपी के अलीगढ़ की, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर में कूद गया और नहर में डूब रहे एक लड़के को बचा लिया। सबसे पहले आपको उत्तराखंड में पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से जोड़ने वाली सड़क पर हुए एक बड़े हादसे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हालांकि ये नेशनल हाईवे 125 आप देख रहे हैं, उसे बंद किया गया है। ट्रैफिक काफी दिख रहा है। शाम के वक्त जब इस रूट पर भारी ट्रैफिक था, उसी वक्त एक बड़ी पहाड़ी भरभरा कर रोड पर आ गिरी। इस दौरान एक बड़ा पत्थर वहीं खड़ी एक कार के अगले हिस्से से जा टकराया। बाकी बड़े पत्थर रोड और नदी में जा गिरे। अचानक हुए इस हादसे से यात्री काफी डर गए। तो पिथौरागढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके के आलम उस वक्त, क्योंकि ये 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, हादसे के वक्त की आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कुछ गाड़ी जरूर उनको क्षति पहुंची, लेकिन लोग जो हैं गाड़ी में सवार, उनकी जान बाल बाल बची है। हादसे की बात की जरा आप तस्वीर देखिए, पहाड़ का जो हिस्सा गिरा उसकी वजह से सड़कों पर दरारें देखने को मिली, कई जगहों पर गड्ढा, और ये सड़क जरा आप देखिए आधी टूटी हुई सी पहाड़ की वजह से नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रक हैं जिनमें सामान, सब्जी, फल लदे हुए हैं, उनको वहीं रुकना पड़ रहा है। अब जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक जाना संभव नहीं होगा। इस वक्त उत्तराखंड के श्रीनगर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश के बाद की स्थिति आपको दिखाएं तो सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। ये देखिए बारिश की बाद क्या स्थिति होती है, अक्सर ये पूरा का पूरा हिस्सा सड़क का टूट चुका है और यही वजह है कि इसको अब बंद कर दिया गया है। अब ये जो चौड़ी सड़क थी, 2 लेन वाली जो सड़क थी, इस सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। नीचे नदी बह रही है, अलकनंदा नदी ये है, और यहाँ पर आप देखिए तो स्थिति लगातार ऐसी ही नजर आती है। आप जहाँ भी चले जाएं तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आपको सड़कों पर गिरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि अभी सुबह के वक्त इस इलाके में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट घोषित किया हुआ है। ये कहा है कि लगातार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं उत्तराखंड के इन इलाकों में, चाहे वो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या पौड़ी की अगर बात की जाए तो ये देखिए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गिरे हैं और इस वजह से ये सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। अब एक छोटा सा हिस्सा जो सड़क का वो बाकी रह गया है, जहां से
मुश्किल से गाड़ियां जो हैं वो क्रॉस कर पा रही हैं। लेकिन जब बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल झेलनी पड़ती है। देखिए सामने से एक ट्रक आ रहा है और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब बड़ी गाड़ियों को यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि हिस्सा जो है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और बहुत किनारे होकर जो है गाड़ियों को निकालना यहाँ से पड़ रहा है। ये देखिए सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा भी आपको नजर आएगा। इस सड़क के बीचों बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया है और ये देखिए ये हिस्सा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जहाँ से इस वक्त गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है। बारिश अगर दोबारा शुरू होती है थोड़ी देर बाद, अगर दोबारा पत्थर आते हैं तो जो हिस्सा बचा हुआ है सड़क का वो भी पूरी तरह से बंद हो सकता है। तो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है इन इलाकों की, जिन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अलर्ट है और साफ तौर पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अक्सर उत्तराखंड में जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या आलम देखने को मिलता है। ये देखिए पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो अब टूट चुका है। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है स्थानीय लोगों के लिए। कुछ लोग बाहर से भी घूमने आए थे, वो भी जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि जो प्रशासन है उसकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को उन इलाकों में न जाने दिया जाए जहाँ पर स्थिति ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जहाँ पर लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे इलाकों में भी अब बहुत कम लोगों को जाने दिया जा रहा है। सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इस इलाके से गुजरने की इजाज़त दी गई है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 8 इंडिया, उत्तराखंड, श्रीनगर। और बड़ी खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। वहां पहाड़ का मलबा सड़कों पर गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं, जबकि भारी मलबे की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से वहां से जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन ट्रकों पर लदी सब्जियां अब खराब होने लगी हैं। ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं और ये जो ट्रक ड्राइवर हैं यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ जाना था भाई साहब आपको? मैंने जाना उखीमठ। क्या ले जा रहे थे? मैं तो वो पत्थर है, मार्बल चिप्स। अच्छा, आप क्या ले जा रहे थे? पेट्रोल। पेट्रोल। कितने दिन से फंसे हुए हैं? 4 दिन से फंसे हैं। 4 दिन से। आप क्या ले जा रहे थे? मैं ITBP का माल। अच्छा, हाँ जी। वो सब्जियां कौन ले जा रहा है? आप ले जा रहे थे? सब्जियां वो ले जा रहे हैं। वो ले जा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वैकल्पिक रास्तों से बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, हालांकि छोटी गाड़ियां निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये देखिए ये सब्जियों से लदा हुआ ट्रक है और ये ट्रक ड्राइवर है। आपकी सब्जी ले जा रहे थे? हाँ। क्या क्या ले जा रहे हो आप? ये सब्जी है, वो है क्या नाम, फल फ्रूट है सारा। कितने दिन से फंसे हो? आम है, रात 1 बजे से फंसे हुए। अच्छा, तो सब्जियां खराब होने लगी? खराब होने लगी, धूप में खड़ी गाड़ी सारी पूरी की पूरी। अच्छा, तो आप जितने भी लोग हैं पीछे जो ट्रक दिख रहे हैं सब सब्जी वाले हैं? सब सब्जी वाले ही है सर जी। यहाँ तो 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है सब्जी की। अभी तक तो कोई व्यवस्था हुई नहीं रोड खोलने के लिए। पर अब क्या करें, हम भी सबका फोन आ रहा है वहाँ से। क्या कह रहे हैं कि वहाँ सामान नहीं है? जी, सब्जी नहीं है यहाँ, जल्दी जल्दी लेकर आओ। कहाँ से ले आए, जब रोड खुलेगा तभी तो जाएगा। अभी 2-3 घंटे तक कुछ पता ही नहीं, रात 12 बजे से खड़े हो रखे हैं यहाँ। अभी भी कोई उम्मीद नहीं आगे? अभी 2 ये तो माल तो पूरा ऐसा पड़ा खराब हो जाएगा सर। क्या करें, किसी काम परेशानी तो है। ये तो लोग भी नहीं खाएंगे सर जी। सब लोगों को भी ताजी ताजी सब्जी चाहिए। अब रात में चलते हैं, सुबह वहाँ पहुँचाते हैं सब्जी। अब बासी सब्जी भी कौन खाएगा? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। ये घटना बद्रीनाथ हाईवे पर हुई। गनीमत ये रही कि जिस समय पहाड़ी का हिस्सा गिरा उस समय सड़क से कोई नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस जगह पहाड़ का ये टुकड़ा गिरा उसके कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने ये पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर दी। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में कई जगहों पर पहाड़ों से चट्टानें गिरने की घटनाएं हो रही हैं और इस वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक भी बंद करना पड़ा। देवप्रयाग और व्यासी के बीच ये पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से 2 दिन बाद भी बद्रीनाथ हाईवे नहीं खोला जा सका है।